माँ, मैं आपके लिए सिर्फ पैसे कमाने की मशीन थी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी इच्छाओं, मेरी खुशियों का क्या माँ, क्या मेरे प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपके लिए सिर्फ रवि और काजल ही आपके बच्चे हैं। मैं सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ, जो आपकी और आपके बेटे बेटी की ज़रूरतों को पूरी करती रहूँ। मैंने शादी क्या कर ली, आपका सारा प्यार हवा हो गया। बाहर वाले मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो तुम्हें प्यार नहीं करती, प्यार करने का दिखावा करती है। पर मैं उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन आज मैंने अपनी आँखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया। आपने मुझे स्वार्थी, धोखेबाज और जाने क्या क्या कहा। वहाँ तक तो ठीक था। आपने मेरे निर्दोष पति को भी नहीं छोड़ा। आप इतना नीचे गिर सकती हैं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपकी नज़रों में मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं आपके लिए एक एटीएम हूँ। जब तक मैंने आप और आपके बेटे बेटी की सभी ख्वाहिश पूरी की, तब तक मैं बहुत अच्छी थी। और जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो मैं स्वार्थी और धोखेबाज हो गई। जबकि धोखा तो आप सभी ने मिलकर मुझे दिया है। बताइए माँ, आप खामोश क्यों हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने मोहित जी से क्या कहा है, इसका आभास भी है आपको? ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? कविता ने गुस्से में अपनी माँ रमा जी से पूछा। गुस्से से ज़्यादा उसे आश्चर्य हो रहा था। उसकी सगी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? कविता की बात सुनकर रमा जी ने मुंह बनाकर बेशर्मी से कहा, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे पति को जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? और तुम्हें बुरा लगता है तो लगे, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये बिल्कुल सच है। तेरी बुआ के साथ मिलकर तेरे पति ने तुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली, जिससे वो तेरी कमाई पर ऐश कर सके। वाह माँ वाह, मेरे सामने ही मेरे पति को आप लालची बता रही हैं, जबकि ये आप भी जानती हैं कि लालची कौन है। लालची और स्वार्थी मोहित और बुआ जी नहीं, आप हैं। कविता ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, तू उस नागिन और उसके दल्ले के लिए मुझे स्वार्थी कह रही है? रमा जी ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, बस माँ, अब एक और शब्द भी आपने मोहित और बुआ जी के लिए कहा तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। कविता ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या कर लेगी तू? ज़रा मैं भी तो सुनूं। रमा जी ने हाथ नचाते हुए कहा, माँ जी, घर में खड़ी होकर आप मुझे और मेरे पति को बुरा भला कह रही हैं। उसे छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप भी जानती हैं कि ये घर मेरा है। इसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। कविता ने घमंडी लहजे में कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये घर तो मेरे नाम पर है। तुमने मुझसे यही कहा था। रमा जी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, हाँ मैंने ये कहा था कि ये घर आपका है। पर जब मैंने ये घर आपके नाम लेने की बात बुआ जी से कही, तो उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि ये घर तुम अपनी माँ के नाम ना करो, वरना एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर निकाल देगी। तब मुझे बुआ जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। तब उस समय मेरी सहेली ने भी मुझे यही सलाह दी कि तुम ये घर अपने नाम खरीदो और माँ से कहना ये घर तुमने उनके नाम खरीदा है। जब मैंने ये घर अपने नाम खरीदा, लेकिन मेरे मन में कोई कपट नहीं था। घर किसी के नाम पर हो, हमें तो साथ ही रहना था। लेकिन आज आपका असली चेहरा देखकर मुझे बुआ की बातें समझ आ गईं।
आप आज तक सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाती रहीं। आप कभी चाहती ही नहीं थीं कि मेरा घर बसे, इसीलिए आप मेरे लिए बताए गए रिश्तों में कमी निकाल कर उसे मना कर देती थीं और मैं समझती थी कि सच में उन लड़कों में कोई कमी रही होगी। माँ, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? कविता ने दुखी होकर कहा। अरे, मैं तेरी शादी कर देती तो हमारा खर्च कैसे चलता? काजल की शादी के लिए दहेज कहाँ से आता? रवि की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे पूरी होती? शादी के बाद तो तू अपनी तनख्वाह अपने पति के हाथ में देती, तब हम क्या करते? इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तेरी शादी हो, लेकिन तुमने अपनी बुआ के साथ मिलकर बुढ़ापे में शादी कर ली। इस उम्र में कोई शादी करता है क्या? रमा ने बेशर्मी से कहा। माँ, 35 साल में कोई बूढ़ा नहीं होता। एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचती है, मुझे ये सोचकर ही शर्म आ रही है। आप माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हैं। अब मैं आप लोगों से कोई संबंध नहीं रख सकती। आप तीनों आज ही मेरा घर खाली कर दो, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कविता ने कठोर शब्दों में कहा। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रमा ने बेशर्मी से कहा। भाभी, अगर कविता चाहेगी तो घर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये घर आपके पति का नहीं है, कविता का है। तभी वहाँ कविता की बुआ ने आते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। रमा ने अपनी नंद को कोसते हुए कहा। भाभी, ये भगवान भी देख रहा है कि कविता की ज़िंदगी किसने बर्बाद करने की कोशिश की है और कौन उसकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार लेकर आया है। आपकी फालतू बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कविता की बुआ ने अपनी भाभी को हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। फिर वे कविता की ओर मुखातिब होकर बोली, कविता, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो बगल वाली भाभी जी ने फ़ोन करके बताया कि रमा जी अपनी बेटी कविता को बहुत बुरा भला कह रही हैं। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ आ गई। मुझे तो पहले से ही आभास था कि तेरी माँ को तेरी शादी रास नहीं आई है। वो तुझे खुश देख ही नहीं सकती, क्योंकि उनका सपना जो टूट गया। कैसा सपना बुआ? कविता ने आश्चर्य से पूछा। कविता, इन्होंने काजल की शादी पक्की कर दी है और लड़के की माँ से वादा किया है कि वे उन्हें दहेज में बहुत सारा पैसा और सोना देंगी। लड़का सरकारी अफसर है। इन्होंने रवि के लिए भी लड़की देख ली है। क्या तुझे ये बात पता है? कविता की बुआ ने अपनी भाभी को घूरते हुए कविता से कहा। नहीं, ये बात इन्होंने मुझे नहीं बताई। कविता ने अचंभित स्वर में कहा। ये तुम्हें क्यों बताएगी? ये तो सिर्फ तुझे बहला फुसलाकर तुझसे पैसा निकालने के चक्कर में थी। कविता की बुआ ने एक नया धमाका किया। कविता आश्चर्यचकित होकर अपनी बुआ को देख रही थी। कविता की बुआ ने फिर कहना शुरू किया, ये बात रवि और काजल को पता है? तेरी माँ का प्लान था कि वे तुमसे कहेगी कि तू लोन लेकर काजल की शादी कर दे और उसके बाद ये रवि की शादी भी कर देगी। रवि यहाँ नहीं, अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहेगा, क्योंकि जिस लड़की से तुम्हारी माँ ने रवि की शादी पक्की की है वो अपने माँ बाप की एक लौती बेटी है। जब रवि ससुराल में रहने लगेगा और काजल अपने ससुराल चली जाएगी तो रमा भाभी तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके कहेंगी कि अब उनके बुढ़ापे का सहारा तुम ही हो और तुम अपनी खुशियों की
बलि चढ़ाकर अपनी माँ की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा लोगी। मैं ये नहीं कहती कि माँ की जिम्मेदारी तुम ना उठाओ, पर तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी खुशियों की फिक्र होनी चाहिए, जैसे वो काजल और रवि की खुशियों की कर रही हैं। कविता की बुआ ने कहा, दीदी आप हद से आगे बढ़ रही हैं। रमा ने अपनी पोल खुलते देखकर तिलमिलाते हुए कहा, मैं हद से आगे नहीं बढ़ रही हूँ भाभी, सारी हदें तो आपने पार कर दी हैं, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई। आप क्यों कविता की खुशियों के बारे में सोचेंगी? वो आपकी सगी बेटी तो है नहीं। सौतेली बेटी के जीवन में खुशियाँ आए ये आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? कविता की बुआ ने नफरत से अपनी भाभी को देखते हुए कहा, बुआ ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ? कविता ने आश्चर्य से पूछा। उसे अपनी बुआ की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दीदी आप कविता के मन में मेरे लिए जहर क्यों भर रही हैं? रमा ने गुस्से में कहा, मैं कविता के मन में तुम्हारे लिए जहर नहीं भर रही हूँ। तुम्हारे मन में कविता के लिए जो जहर भरा है उसे कविता को बता रही हूँ। गलती मेरी है, मैं भैया की बातों में आ गई और कविता को कभी नहीं बताया कि रमा तुम्हारी सौतेली माँ है। भैया ने मुझे कसम दी थी कि रमा को कभी पता न चले कि रमा उसकी सगी माँ नहीं है। कविता की बुआ ने कहा, पापा ने ऐसा क्यों कहा था बुआ? कविता ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर इसने ही अपनी मीठी मीठी बातों में भैया को फंसा लिया था। भाभी नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारी सौतेली माँ। अगर तुम जान जाती तो इनके इतने नज़दीक नहीं आती और ये तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा पाती। तुम शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज़ थी। ये बात तुम्हारी सौतेली माँ जानती थी कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करोगी और तुमसे झूठा प्यार दिखाकर तुम्हें जीवन भर बेवकूफ़ बनाती रहेगी। और इन्होंने ऐसा किया भी। जब तक भैया जीवित रहे मैं सोचती थी शायद वे तेरी खुशियों के बारे में सोचेंगी, पर इस औरत ने उन्हें भी अपने वश में किया था। जब भैया की मौत हो गई तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की मक्कारी से वाकिफ़ थी। कविता की बुआ ने अपनी भाभी को हिराकत से देखते हुए कहा, बुआ आप मेरी माँ का अपमान कर रही हैं। तभी काजल ने तमक कर कहा, मैं इनका अपमान नहीं कर रही हूँ, इनका असली चेहरा दिखा रही हूँ। कविता तेरी माँ की मक्कारी शायद मुझे भी पता नहीं चलती, पर इसने अपने दिल की बात अपनी सहेली से बताई कि ये तेरे पैसे से अपने दोनों बच्चों का जीवन संवारेगी और उसके बाद तेरे साथ रहेगी। 2-4 साल और बीत जाते तो तेरी शादी की उम्र निकल जाती। उसके बाद तो ये तीनों तेरे पैसे पर ऐश करते। और इसकी सहेली ने इसकी बात मोहित की सास से बता दी। मोहित की सास जो मेरी पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे पता चला कि रमा भाभी तेरी शादी क्यों नहीं कराना चाहती। मुझे मोहित के बारे में सब पता था। मैं तेरी शादी मोहित से करवाना चाहती थी। ये बात मैंने मोहित और उसकी सास से कही। वो दोनों तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने मेरे घर पर तुम्हें देखा था और फिर मैंने तुम्हें समझाया तो तुम भी मान गई। जब मैंने तेरी माँ से कहा तो ये मुझसे लड़ने लगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि रमा भाभी की चाल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें रमा भाभी की असलियत बताना चाहा, पर तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें लगता था कि एक सगी माँ अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं करेगी, पर मुझे पता था कि रमा तुम्हारी सौतेली माँ है। अब तो तुम्हें भी रमा की असलियत का पता चल गया है कि ये औरत कितनी मक्कार, स्वार्थी और लालची है। इसने अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगाने की चाल चली। अगर तुम इसकी बातों में आकर
लोन ले लेती तो जीवन भर अपनी ख्वाहिशों का गला घोट कर उस लोन की किस्त भरती रहती और ये तीनों ऐश करते। मैं अन्याय तुम्हारे साथ कैसे होने देती। तेरी शादी हो गई है, अब रमा तेरे जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। इन तीनों को इनके हाल पर छोड़ तुम अपने पति के साथ जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रमा ने तो तुम्हारे साथ किया है, इसकी सज़ा इन्हें भगवान देगा। कविता की बुआ ने कविता के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, माँ, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ समझा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपका प्यार दिखावा है। मैं तो काजल और रवि को अपना मानती थी। मैंने तो मोहित जी से पहले ही कह दिया था कि काजल की शादी और रवि की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च मैं शादी के बाद भी उठाऊंगी। वे तो इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और 6 महीने के अंदर आप मेरा मकान खाली कर दीजिए। कविता ने गुस्से में अपनी माँ से कहा। कविता की बात सुनकर रमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने मगरमच्छी आंसू बहाते हुए कहा, कविता बिटिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं स्वार्थी हो गई थी। इस घर के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमें इस घर से ना निकालो। नहीं माँ, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। आपको घर तो खाली करना ही होगा। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि 6 महीने की जगह मैं साल भर का समय देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैंने आपको माफ़ कर दिया तो आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, वरना आप जीवन भर आराम से रहती। कविता ने कठोर शब्दों में कहा। कविता की बात सुनकर रमा और काजल के होश उड़ गए। तब तक रवि भी वहाँ आ गया। जब उसे पता चला कि उन लोगों की असलियत कविता को पता चल गई है, तो उसका चेहरा भी शर्म से झुक गया। कविता उन तीनों को वैसे ही हालत में छोड़कर अपनी बुआ के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने पति के घर की ओर चल पड़ी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।